नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार दुबे, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भुवनेश्वर से। आइए लहासा की ओर के दूसरे भाग में हम चलते हैं। लहासा की ओर के पहले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार से राहुल सांकृत्यायन जी अपने मित्र सुमति के साथ लहासा की ओर जा रहे हैं। रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ थीं। उन कठिनाइयों का सामना करते हुए वे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए वे डाणा थोंगला तक पहुंच चुके। अब उसके आगे की यात्रा। डाणा थोंगला से जो उतराई थी, नीचे उतरना था, वो आसान था। लेखक बताते हैं कि अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मतलब लेखक और सुमति के अलावा 1-2 और भी उनके साथ हो गए थे, क्योंकि जब इस प्रकार दुर्गम क्षेत्रों में यात्रा की जाती है तो लोग समूह में यात्रा करते हैं ताकि मुसीबत आने पर एक दूसरे की वे सहायता कर सकें। अब लंकोर की ओर बढ़ते हैं। ये विद्यार्थियों, होता ये है, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में जब यात्रा की जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है, वहाँ आराम किया जाता है, फिर अगले स्थान की ओर। इस तरह से आराम करते हुए, रुकते हुए, रात्रि विश्राम करते हुए मंजिल तक पहुंचा जाता है। तो जब लंकोर की ओर बढ़ रहे थे तब कुछ घटनाएं घटी। क्या हुआ? लेखक के शब्दों में, मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक के मन में दया थी, वो घोड़े को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और दोनों कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोनकी कस्तो एक स्पेनिश उपन्यासकार के द्वारा लिखे गए उपन्यास का नायक था। वो हमेशा घोड़े पर रहता था। तो लेखक को लगने लगा कि जैसे मैं भी दोनकी कस्तों की तरह हूँ। लगातार बहुत देर तक घोड़े पर ही झूमते हुए बढ़ रहे थे। वो जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। इस तरह से लेखक है, वह थोड़े पिछड़ रहे हैं, घोड़ा सुस्त है, इसी कारण से वो अपने अन्य साथियों से पीछे हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए लेखक भटक गए। कैसे? एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। एक रास्ता बाईं ओर जा रहा था और दूसरा रास्ता दाईं ओर। लेखक चूंकि पिछड़ चुके थे, इसलिए उन्हें सही रास्ते के बारे में ज्ञान नहीं था और उन्होंने अंदाज़ा लगाया और वह बाएं रास्ते में बढ़ गए। लेखक कहते हैं, मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। अब देखिए, इसे आप समझ रहे होंगे विद्यार्थी कि घोड़ा भी सुस्त था और ऊपर से क्या हुआ, गलत रास्ते पर आगे बढ़ने फिर लौटने, इसमें और ज़्यादा समय उन्हें लग गया। अब उधर सुमति और अन्य जो थे समूह के, सब आगे बढ़ चुके थे। अब सुमति की नाराज़गी देखिए। लेखक बता रहे हैं सुमति की नाराज़गी के बारे में कि 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। ये सुमति मंगोल जाति के थे। तो लेखक बता रहे हैं कि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, सुमति ने, कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे वो। तब लेखक ने कहा कि मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। गनीमत से 5-6 बजे ही पहुंचा दिया है मुझे, 4-5 बजे ही पहुंचा दिया। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था
उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। मतलब वह शांत हो गया लेखक के उत्तर से। अब लंकोर में इन्होंने रात्रि बिताने का निर्णय लिया। लंकोर में ये ठहरे। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। सुमति बौद्ध भिक्षु थे तो उनके बहुत सारे यजमान थे। यजमान थे मतलब जिनके यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए वो जाते थे। तो पहले चाय सत्तू खाया गया। सत्तू आप विद्यार्थी आप लोग जानते होंगे कि अनाज को भून लिया जाता है, जौ या चने को, और उसे फिर उसका जो आटा होता है उसे सत्तू कहते हैं। और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। स्थानीय जो खाद्य पदार्थ है यह, जो कि सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, उसे यहाँ थुक्पा कहते हैं स्थानीय लोग। वो थुक्पा खाने को मिला इन्हें। अब लंकोर के बाद आगे की यात्रा, और आगे पहुँचते हैं तिंगरी के मैदान में। लेखक वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। बहुत विशाल मैदान है, चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच का मैदान, विशाल का मैदान, उसे कहा जाता है तिंगरी का मैदान। तो पहाड़ों से घिरा हुआ था, टापू जैसा दिखाई दे रहा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, और उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। छोटा सा, जैसे पानी के बीच में टापू दिखाई देता है, वैसे पूरा विशाल का मैदान है, और बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है, और पहाड़ी में जो कुछ भवन बने हुए मठ जैसा है, और उसे कहा जाता है तिंगरी समाधि गिरी। लेखक ने सुमति के बारे में भी विस्तार से बताया है इसमें, कि सुमति है वो आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा वह होता है जो एक कपड़ा होता है जिसे मंत्र पढ़कर किसी के बाँह इत्यादि में बांधा जाता है, गांठ लगाकर। तो ऐसा माना जाता है कि उससे उस व्यक्ति के जीवन में अच्छाइयाँ होंगी, और वह उस व्यक्ति के जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वह कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। ऐसा अपना अपना विश्वास है। तो वहाँ के लोग मानते थे कि बोध गया जो बिहार में एक स्थान है, जहाँ गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी एक पेड़ के नीचे, है ना। तो उस स्थान से एक कपड़े का टुकड़ा लेकर आए थे, और वो कपड़े के टुकड़े को ही वो उसका बत्ती जैसा बनाकर फाड़ कर उसको बत्ती जैसा बनाकर वह अपने यजमानों को गंडे पहनाते थे, और उसके बदले में यजमान उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी देते थे। तो वो अपने आसपास के गांव में सुमति जाया करते थे वो वही गंडे बांधने के लिए। और लेखक बता रहे हैं कि जो बोध गया का जो लाया गया कपड़ा है, गंडा यदि ख़त्म भी हो जाएंगे तो क्या करेंगे ये सुमति, दूसरे कपड़े को ही फाड़ कर उसका गंडा बना के कहेंगे बोध गया का ही यह गंडा है। लोगों को विश्वास होता है, तो लोग विश्वास, सामान्य चीज़ में भी वो विश्वास कर लेते हैं। तो इस तरह से लेखक ने समझाने की कोशिश की कि लोगों के अपने विश्वास होते हैं, धार्मिक विश्वास बड़े गहरे होते हैं, और सामान्य भी चीज़ को भी वो विशिष्ट मान लेते हैं। तो यही गंडा बांटने के लिए सुमति है वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक ने कहा कि मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे अपने सब यजमानों से मिलते हुए। तो लेखक बोलते हैं कि मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया, क्योंकि गंडे से उसे आमदनी होती, उसे जो दान दक्षिणा मिलता, रुपए मिलते। तो लेखक ने कहा कि जितने रुपए मिलेंगे तुमको, आसपास जाओगे समय तुम्हें ज़्यादा लगेगा, मेरे पास समय की कमी है, हम जल्दी लहासा पहुंचना चाहते हैं, तो वो जो तुम्हें पैसे का नुकसान, रुपए का नुकसान नहीं होगा, वो रुपए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर तुम्हें मैं दे दूंगा। अब देखिए सुमति के बारे में लेखक ने स्पष्ट किया है। सुमति है कौन, जान लीजिए कि लेखक को यात्रा के दौरान मिला एक मंगोल बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम था लोब्जंग शेख था। और ये लोब्जंग जो है, इसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ, बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति।
अतः लेखक ने उसे सुमति के नाम से पुकारा है, आसानी के लिए सुमति कहते थे उसे, ठीक है। और सुमति भी अपने सुमति नाम को पाकर वो नाराज नहीं हुए, उन्होंने भी सहर्ष से स्वीकार कर लिया था। तिंगरी के मैदान के बारे में देखते हैं कि तिंगरी के विशाल मैदान में थे और जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, और उसमें पहाड़ी से हमने पढ़ लिया, उसमें समाधि गिरी भी थी। अब जैसे ही अब ये लोग भरिया ढूंढने के लिए कोशिश की इन्होंने। भरिया वो होते हैं जो भारी सामान को ढोकर चलते हैं। क्योंकि इन्हें लंबी यात्रा करनी थी तो इन्होंने सोचा कि भरिया रख लेते हैं ताकि हमारे कंधों पर जो भारी सामान है उससे हमें मुक्ति मिल जाए और हमें चलने में आसानी हो। लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। तेज़ धूप, अगर सामने से चेहरे पर धूप पड़ रही हो तो बड़ी तेज़ महसूस होती है, सिर पर तेज़ धूप महसूस होती है। लेखक बता रहे हैं यदि कपड़ा वगैरह डाल लिया तो फिर धूप की तेज़ी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। जिधर से धूप पड़ रही है, तेज़ धूप पड़ रही है, तो उसे कान से क्या कि एकदम गर्मी, और पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए ठंडकता है, तो पीठ तरफ क्या है, जिधर धूप नहीं पड़ रही उधर बर्फ जैसे ठंडी। फिर हमने पीठ पर अपने अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। अब आगे बढ़ना था तिंगरी के मैदान से। भरिया मिला नहीं बोझ ढोने वाला। अब शेखर विहार की ओर पहुंच गए। कैसे पहुंचे उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। सुमति ने कहा चलिए शेखर विहार की ओर चलते हैं, उधर भरिया मिल जाएंगे। पर वो बहाना था, वो वस्तुतः वहाँ शेखर विहार में अपने यजमान से मिलना चाहते थे। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में भी है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। जैसे मंदिरों को दान दक्षिणा दी जाती है ना, तो ज़मीनें भी दान की जाती हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। जो बौद्ध मठ होते हैं, विहार कहा जाता है जिन्हें, उसे भी क्या है, ज़मीनें दी जाती हैं। और यहाँ की ज़मीनें छोटे मोटे किसानों नहीं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, छोटे बड़े जागीरदार हैं, उनके बीच में बटी हुई है। और यहाँ के मजदूर यहाँ पर बेगारी में काम करते हैं, क्योंकि वो बड़े ज़मींदारों से वो पैसे लिए ऋण के रूप में लेते हैं, चुका नहीं पाते, तो उन्हें बेगार में यहाँ काम करना पड़ता है। और यदि मठ की ज़मीन है तो उसमें लोग तो मुफ्त में ही काम करते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। जो मठ की खेती है, मठ का जो खेत है उस पर खेती कराना है, तो कोई भिक्षुक उसकी देखरेख के लिए भेजा जाता है। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, बहुत मान सम्मान होता है, उसकी बात बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है बिल्कुल, तो उसे राजा की तरह मानते हैं वहाँ के लोग। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिनका नाम क्या था, नमसे, बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, मतलब भिखमंगे के वेश में थे, परंतु नमसे इंसान अच्छे थे, इसीलिए उन्हें वेशभूषा पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्हें एक इंसानियत के नाते, एक अच्छे इंसान के रूप में उन्होंने इनसे प्रेम से मुलाकात की। अब वहाँ जो शेखर विहार है, वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, ये गौतम बुद्ध के वचन हैं जिसका अनुवाद किया गया था, और वो सब चीज़ वहाँ पर रखी हुई, तो उस बुद्ध वचन को ही, अनुवादित बुद्ध वचन को ही कंजूर कहते हैं वहाँ कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। पुस्तक और पोथी में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। पोथियाँ वो होती हैं जिसे पहले कागज़ के टुकड़े पर या ताड़पत्र पर लिखा जाता था और उसे धागे से बांध कर रखा जाता था, उसे कपड़े में लपेट कर रखा जाता था। तो यहाँ 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, लेखक बताते हैं,
क्योंकि लेखक जो लहासा जा रहे थे वो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए जा रहे थे। तो उन्हें रास्ते में एक जगह मिल गई जहाँ पर कि 103 पोथियाँ थी। तो उन्होंने सोचा इसे पढ़ लूँ, देख लूँ इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कुछ होगी, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मालूम चल जाएं जो अब तक मुझे मालूम नहीं चल पाई हैं बौद्ध धर्म की। और वो जो पोथियाँ थी वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर, एक शेर मतलब होता है 933 ग्राम, 1000 ग्राम का 1 किलो, मतलब 1 किलो से थोड़ा सा कम, 15-15 शेर की थी। सोचिए कितने सारे पन्ने होंगे उसमें। और उसका उन्होंने अध्ययन किया। चूँकि लेखक तिब्बती भाषा भी जानते थे इसलिए वो तिब्बती भाषा पढ़ रहे थे। आपके सामने इस पर देखिए चित्र भी दिया हुआ है, तिब्बती भाषा वो किस प्रकार से लिखी जाती है, उसकी लिपि किस प्रकार से होती है वो देख लीजिए। मंदिर भी है, बीच में कंजूर जो पोथियाँ थी वह भी। अब शेखर विहार से आगे की यात्रा, लहासा की ओर जाना है। तो सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था मतलब पुस्तकों में रम गया था। तो लेखक ने सोचा कि भाई ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ तब तक कि अपने यजमानों से मिल कर आ जाए, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेखक ने सोचा कि आसपास बहुत सारे यजमान होंगे, सबसे मिलते जुलते आएगा तो 2-3 दिन तो उसे सुमति को आराम से लगेंगे ही। लेकिन वो जिस दिन गए उसी दिन दोपहर को वापस चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो तिंगरी से होते फिर आगे, तिंगरी गांव से होते हुए फिर आगे वो लहासा तक पहुँचे। लेखक ने यहीं तक का वर्णन उनके ऐसा लहासा की ओर अध्याय में किया गया है। यहाँ पर अध्याय समाप्त होता है। आइए कुछ प्रश्नों के बारे में जान लें। विद्यार्थियों, आपके लिए पहला प्रश्न है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। आपको मालूम होगा कि सुमति नाराज हुए थे देर से आने के कारण, तो क्यों पिछड़ गया था? इसका उत्तर है इस प्रकार से। लेखक जिस घोड़े पर सवार था वह उतराई के वक्त थक गया था। उसकी चाल धीमी हो गई थी और लेखक उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक भटक कर दूसरे रास्ते पर चला गया था, इसलिए वह अपने साथियों से पिछड़ गया। मतलब लेखक के पिछड़ने के 2 कारण थे, एक घोड़े का सुस्त होना और दूसरा रास्ते का भटक जाना। अगला प्रश्न देखें। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ध्यान रखिएगा, कठिनाइयों का सामना मतलब एक कठिनाई नहीं, एक से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आइए देखें उत्तर। लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, वहाँ का रास्ता बहुत सुनसान और कठिन था। डाणा थोंगला याद है आपको, सुनसान डकैत जहाँ पर रहते थे। दूसरा, उतराई के समय उनका घोड़ा सुस्त पड़ गया था। तीसरा, उन्हें तेज धूप में चलना पड़ा था। चौथा, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था। देख लीजिए, तो यहाँ पहले के ज़माने में जब लेखक गए थे, ये 1929-30 की बात है, उस समय उन्हें कितनी कठिनाइयाँ उन्हें सहनी पड़ी थी, पर फिर भी इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते गए और उन्होंने बौद्ध धर्म के विभिन्न ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था। अगला प्रश्न, तिब्बत की कौन कौन सी बातें लेखक को अच्छी लगी? आइए देखें। तिब्बत की निम्नलिखित बातें लेखक को अच्छी लगी। पहला, वहाँ जाति का भेदभाव न होना, कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। दूसरा, पर्दा प्रथा न होना, औरतें हैं पराये पुरुषों के सामने निकलने में संकोच नहीं करती थीं। तीसरा, किसी भी अपरिचित लोगों को घर के अंदर आने देना और माँ बहनों का उनके लिए चाय बना देना। देखिए, आतिथ्य सत्कार जो कहते हैं उसी प्रकार से कि अपरिचित लोग होते थे फिर भी घर में माँ बहन है वो चाय बनाकर दे देती थी। विद्यार्थियों, भाषा अध्ययन में उल्लेख